नमस्कार। समाजीकरण के इस चौथे भाग में हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन और जीन पियाजे के समाजीकरण संबंधी सिद्धांत की, और उसी के साथ समाजीकरण से संबंधित कुछ और अवधारणाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मीड, कुले और फ्रायड के समाजीकरण संबंधी सिद्धांतों की, और मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय। अब आगे बात करते हैं। एरिक एरिक्सन जेम्स फ्रायड के ही शिष्य रहे हुए हैं और ये एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। वे फ्रायड के विचारों से बहुत कुछ प्रभावित भी थे, लेकिन उनके सिद्धांतों से हटकर उन्होंने व्यक्तित्व के विकास का एक नया सिद्धांत दिया। एरिक्सन ही एक ऐसे सामाजिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाजीकरण का एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसका संबंध शैशव काल से लेकर बुढ़ापे तक का है। उन्होंने अपनी पुस्तक आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस में यह विचार प्रस्तुत किया कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया 8 स्तरों से गुजरती है। एरिक्सन ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में पहचान संकट से संबंधित अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति को जीवन में विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और जीवन के प्रत्येक चरण के अलग अलग संकट हैं, क्योंकि व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के दौरान विभिन्न प्रकार के संकटों से गुजरना होता है और उसी संकट के परिणाम स्वरूप नकारात्मक या सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी होती रहती हैं। इसी प्रतिक्रिया से धीरे धीरे व्यक्तित्व का स्वतः विकास होता रहता है। इसे उन्होंने एक उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि जब प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को अपने माता पिता से इतना लगाव हो जाता है कि उसके मन में अपने माता पिता के लिए विश्वास के साथ अविश्वास की भी समस्या खड़ी हो जाती है। विशेष तौर पर माता से बच्चों को इतना अधिक लगाव होता है कि जब कभी वह घर से बाहर अकेली जाती है तो बच्चों को यह विश्वास ही नहीं होता कि उसकी माँ फिर वापस घर लौट कर आएगी। इसलिए माँ के साथ जाने के लिए बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माता पिता के लाड़ प्यार के कारण उसे ऐसा लगता है कि वे उसे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। ऐसी स्थिति में बच्चों में स्वतंत्र होने का संकट उत्पन्न हो जाता है। जहाँ तक संभव होता है वह माता पिता के नियंत्रण से आज़ाद होने की कोशिश करता है। जब वह 4-5 साल का हो जाता है तो वह थोड़ा काम करने वाला बनने का प्रयास करता है, विभिन्न किस्म के नए नए काम करने लगता है। उस अवस्था में उसके सामने एक नए प्रकार का मनोवैज्ञानिक संकट आता है। कभी कभी बच्चे इस संकट में पड़ जाते हैं कि जिस काम को करने जा रहे हैं क्या उसमें वे सफल होंगे। इस प्रकार की विभिन्न प्रतिक्रियाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगती है और उन्हीं प्रतिक्रियाओं के अनुसार वह व्यवहार करने लगता है। यह स्थिति समाजीकरण के चौथे स्तर तक बनी रहती है और इस अवस्था का विस्तार लगभग 12 वर्षों तक का होता है। 5वें चरण में नवयुवकों के सामने यह संकट उत्पन्न होता है कि जो वह है क्या उसी रूप में समाज में पहचान हो रहा है या नहीं। वह जो है उसका उसी रूप में पहचान हो, इसके लिए उसे जीवन में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक आचरण करने होते हैं। इस प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। 6ठे चरण में जब नवयुवकों की अपने माता पिता से दूरी बढ़ जाती है तो उसके जीवन में नए प्रकार का संकट उत्पन्न होता है। वह संकट है आत्मीयता या इंटीमेसी की कमी। व्यक्ति विवाह के माध्यम से एक नए परिवार की स्थापना करता है और आत्मीयता की कमी के संकट से बाहर निकलने की इच्छा करता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जब वह 7वें चरण में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में एक दूसरा संकट उत्पन्न होता है। वह है उत्पादकता या जेनरेटिविटी की कमी। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्तियों को इस बात की चिंता होने लगती है कि उसे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है। जो लोग निसंतान रह जाते हैं उनके सामने एक अलग किस्म का संकट आता है। उनको जीवन में बिल्कुल सूना सूना लगता है और वह उसी के अनुरूप आचरण करने लगता है। एरिक्सन के अनुसार आत्म या व्यक्तित्व के विकास का अंतिम चरण बुढ़ापे का है, जो समाजीकरण का 8वां और अंतिम चरण है।
इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता है और यह विचार करता है कि वह अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में सफल या असफल रहा। एरिक्सन का कहना है कि बुढ़ापे की समस्या शारीरिक कमजोरी की उतनी नहीं होती जितनी कि इस बात की चिंता कि उन्होंने अपने जीवन में कितना अधिक खोया और कितना कम पाया। बूढ़े लोग इस सोच में परेशान रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। इस तरह बुढ़ापे तक समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक जीवन है तब तक समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया कि व्यक्ति शैशव काल से लेकर बुढ़ापे तक किस प्रकार विभिन्न संकटों से गुजरता है और उन संकटों से अपने जीवन में कैसे सीखता है। मुख्य रूप से समाजीकरण विभिन्न प्रकार के संकटों से उत्पन्न एक सीखने की प्रक्रिया का नाम है। यदि जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं हो तो हमारा जीवन प्रतिक्रिया मुक्त और समाजीकरण मुक्त भी हो जाएगा। इन्हीं संकटों के समुच्चय को उन्होंने पहचान संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस कहकर पुकारा है, जो कि उनके सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु है। जीन पियाजे ने बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करके समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि समाजीकरण की यह प्रक्रिया वैसे तो कई स्तरों से होकर गुजरती है, लेकिन मुख्य रूप से इसके 4 स्तर हैं जिनके आधार पर बच्चों का समाजीकरण एक ठोस स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जीन पियाजे ने बच्चों के व्यवहार का काफ़ी गहराई से अवलोकन किया और उन्होंने पाया कि बच्चे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को निष्क्रिय भाव से ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनका चयन करते हैं और उसको अपने स्तर पर समझने, तोलने और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, और तभी वह वातावरण में फैले विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। वे मीड के इस विचार से संतुष्ट नहीं थे कि बच्चे निष्क्रिय भाव से अपने आसपास के लोगों के व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। पियाजे ने यह तर्क दिया कि बच्चे दिमागी तौर पर बहुत सक्रिय होकर अपने आसपास की चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और तभी उन्हें अपने व्यक्तित्व का एक अंग बनाते हैं। उन्होंने समाजीकरण के 4 प्रमुख स्तरों के बारे में बताया, जो है संवेदी चालक स्तर या सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व परिचालन स्तर या प्री ऑपरेशनल स्टेज, साकार परिचालन स्तर या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, और अंतःस्राव परिचालन तंत्र या हार्मोनल ऑपरेशनल स्टेज। प्रथम स्तर है संवेदी चालक स्तर, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक चलता है। इस स्तर को उन्होंने संवेदी चालक इसलिए कहा है कि इस अवस्था में बच्चे कुछ छूकर ही वातावरण के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। पहले 4 महीने में तो वह अपने आप को वातावरण से अलग नहीं कर पाते। वह जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर दाएं बाएं होने से आवाज़ क्यों होती है इसकी भी उसे कोई जानकारी नहीं होती। पहले 4 महीने तक अपने आसपास के वातावरण का वह ऐसा अंग होता है कि वातावरण से उसका अस्तित्व अलग है यह उसे स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे वह व्यक्ति और वस्तु में अंतर समझने लगता है। कुछ हद तक अपने आप को वातावरण से भी भिन्न समझने लगता है। दूसरा स्तर होता है पूर्व परिचालन स्तर। इस स्तर की शुरुआत लगभग 2 वर्ष की उम्र में होती है और 7 साल तक चलती है। इस स्तर में भाषा का इतना ज्ञान हो जाता है कि शब्दों के माध्यम से विचारों का संचार होने लगता है, लेकिन बहुत तरह के संकेतों के द्वारा भी बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। पियाजे ने इस स्तर को प्री ऑपरेशनल स्टेज इसलिए कहा है कि इस स्तर में व्यक्ति के मस्तिष्क की क्षमता का उतना विकास नहीं हो पाता कि वह विभिन्न प्रकार के विचारों या सूचनाओं को बहुत क्रमबद्ध तरीके से जोड़ पाए। इसलिए अगर वह किसी की बात सुनता है और फिर जब उसे किसी को कहना होता है तो वह ठीक से उसी चीज़ को नहीं समझा पाता।
इस स्तर के बच्चे जब कभी भी बात करते हैं तो उनकी बातों में सामंजस्य या संबद्धता की कमी पाई जाती है। इस स्तर को उन्होंने आत्म केंद्रित स्तर भी कहा है। बच्चे इसमें हमेशा वातावरण को अपने को केंद्र बिंदु मानकर समझने का प्रयास करते हैं। वह हर चीज़ का विश्लेषण अपने ही संदर्भ में करने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे कभी कोई पुस्तक या पत्रिका उलटकर किसी चित्र के बारे में अपने माता पिता या दोस्तों से पूछते हैं तो वे यह नहीं सोच पाते कि उत्तरदाता को वह चित्र दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह अकेले देखता है और दूसरों से प्रश्न करता है। पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में बच्चे स्वाभाविक रूप से कुछ ज़्यादा ही आत्म केंद्रित होते हैं। इस प्रवृत्ति को स्वार्थी होने की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि बच्चों के अंतर्गत जो भावना पाई जाती है उसे ईगोसेंट्रिक कहा जा सकता है, सेल्फिश नहीं। समाजीकरण का तीसरा स्तर आता है साकार परिचालन स्तर या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इस स्तर का काल लगभग 7 से 11 वर्ष तक की आयु का होता है। इस स्तर में बच्चे अमूर्त और तार्किक विचारों को समझने लगते हैं। उन्हें सच और झूठ का थोड़ा ज्ञान होने लगता है। वो आसानी से किसी बात पर बहस करने की स्थिति में आ जाते हैं। वे अंकगणितीय प्रक्रियाओं से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं और धीरे धीरे इस स्तर में आत्म केंद्रितता की भावना का कमी होने लगती है और उसकी जगह स्वार्थ परायणता की भावना विकसित होने लगती है। समाजीकरण का चौथा स्तर होता है अंतःस्राव परिचालन स्तर या हार्मोनल ऑपरेशनल स्टेज। यह नवयुवकों का स्तर होता है। यह लगभग 11-12 साल के बाद का काल है। इस स्तर में उनके लिए तर्कपूर्ण बातें करना, अमूर्त विचारों को समझना पूरी तरह से संभव होता है। कठिन से कठिन गणितीय मसलों को सुलझाने का भी वे प्रयास करने लगते हैं। उन्हें सही और गलत तथ्यों का अच्छा ज्ञान हो जाता है। वो अपने माता पिता तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों से काफ़ी स्वतंत्र होने की स्थिति में आ जाते हैं और अपना अधिकांश काम वे स्वयं करने लगते हैं। पियाजे ने बताया कि प्रथम 3 चरण तो विश्वव्यापी चरण है, लेकिन चौथा चरण विश्वव्यापी नहीं कहा जा सकता। यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को कहाँ तक शिक्षा मिली है। जहाँ निरक्षरता है वहाँ स्कूल के माध्यम से होने वाला समाजीकरण स्थिर हो जाता है। पियाजे के इस सिद्धांत की कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना भी की है। मार्गरेट डोनाल्डसन कहते हैं कि पियाजे का यह विचार सही नहीं है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होते हैं। इस प्रकार की भावना बड़ों में पाई जाती है। गिडेंस कहते हैं कि अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर आपत्ति की है कि पियाजे ने अपने सारे विचार एक ही नगर के कुछ बच्चों के अध्ययन के आधार पर तमाम बच्चों के बारे में कहने का जोखिम उठाया है। इतने छोटे पैमाने पर अध्ययन के आधार पर इस ढंग का साधारणीकरण वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। समाजीकरण से जुड़ी हुई कुछ और अवधारणाएं भी हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। इन्हें हम समाजीकरण तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यह समाज में इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लें। पूर्वाभ्यासी समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें लोग किसी भूमिका को इस उम्मीद से निभाते हैं कि भविष्य में उन्हें कुछ वैसा ही करना है। जैसे छोटे बच्चे कभी सिपाही, कभी सेना का जवान, कभी डॉक्टर, तो कभी शिक्षक की नकल करते हैं। घर में छोटी छोटी बच्चियां अपनी दादी या माँ की नकल उतारती हैं। शायद उसे ऐसा लगता है कि उसे भी एक दिन दादी या माँ की भूमिका निभानी है। इस अवधारणा का संबंध संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह से है। कभी कभी हम उस व्यक्ति या समूह की नकल करते हैं जो हम नहीं हैं, पर वैसा अवश्य बनना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा समाप्त होने के समय कुछ बच्चे कॉलेज के विद्यार्थियों के आचरण का यह सोचकर नकल करते हैं कि उन्हें भी कॉलेज पहुंचने पर उस ढंग का व्यवहार करना है। यहाँ कॉलेज के विद्यार्थियों को हम संदर्भ समूह और स्कूल के विद्यार्थियों का पूर्वाभ्यासी व्यवहार या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहेंगे। प्राथमिक समाजीकरण उसे कहते हैं
जिसके द्वारा कोई शिशु जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जो समाजीकरण परिवार, खेल समूह या पड़ोसियों के बीच होता है उसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। कुछ समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने इसे ही प्रारंभिक समाजीकरण भी कहा है। जब किशोर या नवयुवक हो जाते हैं तो वह एक बड़े समाज का सदस्य बन जाते हैं और प्राथमिक समूह के अलावा बहुत प्रकार के द्वितीयक समूहों की भी सदस्यता उन्हें प्राप्त होती है। सीखने का काम इस स्तर पर भी चलता रहता है। महाविद्यालय में विद्यार्थी बनकर, किसी व्यवसाय का मालिक बनकर या किसी दफ्तर के कर्मचारी बनकर वे कुछ न कुछ अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखते रहते हैं। औरतें माँ, दादी, नानी की भूमिका निभाना सीखती हैं तो पुरुष पिता, पति, दादा या नाना की भूमिका निभाते हैं। इस स्तर की सीखने की तमाम प्रक्रियाएं द्वितीयक समाजीकरण कही जाती हैं। इसे ही मेटा स्पेंसर ने उत्तर समाजीकरण भी कहा है। नकारात्मक समाजीकरण समाज विरोधी गतिविधियों को सीखना है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ाई का काम छोड़कर पॉकेटमारी, चोरी, डकैती आदि काम को सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। नकारात्मक समाजीकरण का संबंध ऐसे आचरण से होता है जो स्थापित सामाजिक नियमों, मूल्यों और प्रतिमानों के विपरीत हों। नकारात्मक समाजीकरण सही मायने में समाजीकरण नहीं होता, इसलिए क्योंकि समाजीकरण का अर्थ केवल समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों और व्यवहारों को सीखना है। यह एक अयथार्थ नाम या मिसनॉमर है, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए कोई उपयुक्त समाजशास्त्री शब्द उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। पुनर्समाजीकरण ऐसे लोगों में होती है जिनके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे समाज के स्वीकृत नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पाते या फिर वे मानसिक रूप से असंतुलित होकर अपराध या कोई और समाज विरोधी कार्य कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें वापस पुराने जीवन में लाने का जो प्रयास किया जाता है, वापस उन्हें समाज में स्थापित नियमों, मूल्यों और आदर्शों के सहारे सिखाया जाता है ताकि वे सामाजिक जीवन में अपनी वापसी कर सकें। तो इस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को पुनर्समाजीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य व्यक्तियों के जीवन में भी आ सकती है। जैसे कोई भारतीय विदेश में निवास करता है तो वे वापस जब समाज के तौर तरीकों को अपनाकर जीने का प्रयास करते हैं, पुराने अपने जीवन मूल्यों को छोड़कर किसी विदेशी सामाजिक मूल्य और प्रतिमानों को अपनाकर जीने की प्रक्रिया पुनर्समाजीकरण कहलाती है। ठीक इसके विपरीत यदि वे अपने देश में लौटकर वापस भारतीय परंपराओं के अनुसार जीने का प्रयास करें तो उन्हें विदेशी आदतों और मूल्यों को भूलकर वापस भारतीय जीवन प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। तो इसे हम पुनर्समाजीकरण कहेंगे। कोई भी समाज नकारात्मक समाजीकरण को पसंद नहीं करता क्योंकि यह व्यवस्था विरोधी होता है। समाज में कभी कभी कुछ व्यक्तियों को असामाजीकृत या डिसोशलाइज्ड होने की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई भारतीय विदेश जाकर वहां स्थापित होने का प्रयास करे तो वो अपनी परंपरागत संस्कृति को भूलने का प्रयास करते हैं। नई परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कभी कभी यह जरूरी भी हो जाता है। अपनी संस्कृति की बात को भूलना असामाजीकरण है और विदेशी संस्कृति को ग्रहण करना पुनर्समाजीकरण कहा जाता है। उसी प्रकार भारत में रहकर भी यदि कोई पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसकी अपनी संस्कृति के संदर्भ में उस प्रक्रिया को असामाजीकरण और पश्चिमी संस्कृति के संदर्भ में उसे पुनर्समाजीकरण कहा जाएगा। वयस्क समाजीकरण ऐसे परिवर्तनों से है जो किसी वयस्क व्यक्ति के विचारों, मनोवृत्तियों और ज्ञान में होता है। जैसे कुछ लोगों के संपर्क में किसी वयस्क व्यक्ति के धार्मिक या राजनीतिक मनोवृत्तियों में किसी कारण कुछ परिवर्तन आता है तो उसे वयस्क समाजीकरण कहा जाता है। यह परिवर्तन कभी कभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन से भी आता है।
जैसे विवाह के बाद लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब वयस्क स्त्री या पुरुष स्वयं माता पिता बनने के बाद नए अनुभवों से गुजरते हैं तो उससे भी उनकी मनोवृत्तियों और आदतों में बदलाव आता है। कभी कभी नौकरी मिलने के बाद लोगों के विचारों में परिवर्तन आता है। इस प्रकार वयस्क व्यक्तियों के जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। कोई व्यक्ति वयस्क होने पर अपने पारिवारिक जिम्मेदारी और विभिन्न प्रकार के कामकाज, राजनीति आदि के बारे में जो कुछ भी अनुभव और ज्ञान हासिल करता है वे सभी बालिग समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। मत आरोपण या ब्रेन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के विचारों में उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है या प्रयास किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पुराने विचारों की जगह नए विचारों को मस्तिष्क में स्थापित किया जाता है। लोगों को यह सिखाया जाता है कि अब तक जो तुम जानते या करते आए हो वे तमाम गलत है और जो तुम्हें अब बताया जा रहा है सिर्फ वही सही है। इसलिए तुम्हें इस नए विचार से अनुकूलन करना चाहिए और ऐसा ही आचरण करना चाहिए। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 से 53 के बीच में, उस समय काफ़ी अमेरिकन सैनिकों को बंदी बनाया गया था और उन बंदियों को यह समझाया गया कि साम्यवादी दर्शन ही जीवन का सही दर्शन है। ऐसा करने के लिए उन बंदी सिपाहियों को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया। उनके साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी किया गया। जब सिपाहियों को यह लगने लगा कि अब कोरियाई लोगों के चंगुल से निकलना मुश्किल है तो उन लोगों को यह विश्वास दिलाना आसान हो गया कि साम्यवादी दर्शन ही सही जीवन दर्शन है। इस प्रकार प्रत्येक व्यवस्था में इस प्रकार की अक्सर कोशिश की जाती है कि जो लोग व्यवस्था विरोधी हैं उनके विचारों में किसी न किसी तरह परिवर्तन लाकर उसे व्यवस्था के अनुकूल बनाया जाए। इसे ही ब्रेन वॉशिंग या मत आरोपण कहा जाता है। समाजीकरण का यह टॉपिक अब यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।